हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को बता दूं कि हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है जिसका नाम है इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। अब ये टॉपिक आपके दो एग्जाम्स में है, जिसमें एक आता है आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और एक आता है आपका जेकेपी एसआई। अभी तक आप लोगों को यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी लेक्चर्स इसके दे दिए हैं। आज इसका लास्ट पार्ट होगा। जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। आज हम बात करेंगे जिसपे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनेगा। जितने भी जर्नल इश्यूज या जो करंट इवेंट्स थे इस टॉपिक के रिलेटेड, आज हम इस सबको कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, हमारे यहाँ पे जो बच्चे जेकेपी एसआई की क्लासेस कर रहे हैं, आपका एक कंपोनेंट हमारा जो पहला एसआई यानी कि स्टडी प्लान, उसमें खत्म हो चुका है। हम लोगों ने आपको इसके बारे में जितना पढ़ाना था वो हम लोगों ने पढ़ा दिया। लेकिन क्या हमारे टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ है? तो मैं बोलूंगा नहीं, हमारे यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट नहीं होते। हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम लोग इस पे लेके आएंगे एमसीक्यूज। किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो होगा हमारा सेकंड एस इस ट्रिपल एस का, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजी। तो अभी हम लोग इस पे बहुत काम करेंगे जब तक आपका पेपर आएगा, ताकि आप लोगों की सारी चीजें जो है रिवाइज भी होती रहे और आप लोगों को नई नई चीजें भी मिलती रहे। क्योंकि कभी भी आप कोई भी टॉपिक पूरे तरीके से नहीं पढ़ सकते, ये हम मानते हैं। इसीलिए हम कॉन्टिन्यू जो एफर्ट डालते हैं कि चीजें यहाँ पे इंप्रूव करते चले। अगर आप लोग जेकेपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग हमारे ऐप पे जाके वहाँ पे पूरा कोर्स ले सकते हैं। वो आपको मिल जाएगा। लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे भी मिलते हैं। जो पीडीएफ्स हैं या जो नोट्स हैं या टॉपिक टेस्ट है, वो आपको ऐप पे मिल जाएंगे। और साथ ही साथ जो बच्चे ऑलिव बोर्ड के हार्ड कॉपी मांग रहे थे, आप लोग ये बुक अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं। आप लोगों के घर पे 2 दिन के अंदर अंदर ये बुक पहुंच जाएगी। और जो बच्चे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के, जिनका एग्जाम 6 मार्च को है, आप लोगों को बता दूं अब हम लोग क्या करेंगे। अब हम लोग सिर्फ 5 टेस्ट देंगे, जिसमें एक टेस्ट आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। क्योंकि ऑलिव बोर्ड पे हम लोग 8 टेस्ट दे चुके हैं, 2 हमारे बचे हैं। और ट्रिपल एस ऐप पे हम लोग 2 टेस्ट दे चुके हैं, 3 हमारे बचे हैं। एक टेस्ट आपको आज शाम को अवेलेबल हो गया है, तो आप लोग इसको दे सकते हैं। अब मैं एक शेड्यूल लेके आऊंगा जिसमें हम लोग इन 5 टेस्ट को कब कब अटेम्प्ट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ में टारगेट क्या रखेंगे कि किस तरीके से जो चीज़ें हम लोगों ने रिवाइज करी हैं उसे और इम्प्रूव करें। और जो जम्मू से है स्पेसिफिकली, लास्ट चीज़ मैं आपको बता दूं, जो हमारी ट्रिपल एस लाइब्रेरी में आ सकते हैं जल्दी ही हम लोग जेकेपी एसआई के लिए, जो आपका सेकेंड फेज होगा जिसमें फिजिकल टेस्ट आपका होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उसके लिए भी आपको गाइडेंस और पूरी ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सामने ही परेड ग्राउंड है, तो आप लोग आ सकते हैं। सेकंड फ्लोर जीडी कॉम्प्लेक्स, अपोजिट परेड ग्राउंड, जम्मू, नियर शालामार रोड। या फिर आप इन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको कोई भी क्वेरी है अगर लाइब्रेरी के रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जाम के लिए, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो या फिर आपका जेकेपी एसआई। अब किस तरीके से क्वेश्चन, जो जर्नल इश्यूज की अगर हम बात करें, क्या सबमिट्स हुई, क्या क्या चीज़ें बायोडाइवर्सिटी की रिलेटेड या टाइगर रिजर्व्स के रिलेटेड जो डिक्लेयर की गई, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले 4 से 5 चीज़ें जो भी इसी महीने हुई हैं, आप लोग इसको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिएगा। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, आईयूसीएन ने डिक्लेयर करा है अरावली बायोडाइवर्सिटी को, बायोडाइवर्सिटी पार्क को इंडिया की फर्स्ट OECM साइट। ये भी हाल ही में फरवरी में हुआ है। अब ये 2 तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहली चीज, ये IUCN है क्या? तो IUCN मैं आपको बता दूं, ये है आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है पहला पॉइंट। इन्होंने डिक्लेयर करा है अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को। अब दूसरा एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये है कहां पे, तो ये है आपका गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम कहां पे है? गुरुग्राम है आपका हरियाणा में। और ये इंडिया की पहली OECM साइट है, तो ऑटोमेटिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब OECM क्या होता है, यहां पे अगर कोई पूछे तो OECM आपका यहां पे आता है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेयर्स। ये इस पीपीटी में नहीं था, बट ये इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले हुआ है, तो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ ताकि अगर इनकेस एग्जामिनर पूछता है तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। IUCN की द्वारा पहली साइट जो है OECM साइट कौन सी बनी है, वो है अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, जो कहाँ पे है? गुरुग्राम में। इसके साथ एक और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इंडिया का फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पर बनाया गया है?
अब यहाँ पे क्वेश्चन देखना ध्यान से, क्या पूछा गया है? इंडिया का पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट काफी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे बनाया गया है? तो ये भी याद रखना, ये बनाया गया है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये चीजें जो मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ ये अभी हाल ही में 4-5 दिन पहले हुई हैं, तभी ये न्यूज में थी। मध्य प्रदेश में स्पेसिफिकली कहाँ पे ये करवाई गई है? आपकी खांडवा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये पॉइंट नोट करना। 24 करोड़ की इन्वेस्टमेंट थी, इतना डिटेल में जेकेएसएस भी नहीं पूछेगा, बट ये चीजें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा प्लास्टिक वेस्ट को लेके काफी चीजें आती हैं, जो क्लाइमेट चेंज और प्लास्टिक वेस्ट का एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। तो अगर एग्जामिनर पूछता है इंडिया की पहली 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल एफएमजीसी कंपनी, सीजी कंपनी कौन सी बनी है? अब ये है क्या प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी? तो ये बनी है पहली डाबर इंडिया। आप लोगों ने डाबर के प्रोडक्ट यूज किए होंगे, आप लोगों को देखने को मिलते होंगे। डाबर इंडिया पहली बनी है जो 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनी है। अब ऐसा क्या होता है, जितना भी प्लास्टिक ये यूज करती है उतना ही ये रिसाइकिल भी करती है, तो इसलिए पहली बनी है। तो ये अभी हाल ही में फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, क्वेश्चन बन सकता है, तो मैंने लेक्चर शुरू करने से पहले आपको बता दिया। इसको आप लोग नोट्स में अपने ऐड कर लेना। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, 2-3 और इंपॉर्टेंट होंगे। अब बात करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। अब सबसे पहली चीजें क्या है, ये पिछले साल के करंट इवेंट्स है 2021 के, आप लोग देख सकते हैं। अक्टूबर 2021 में क्या हुआ था, उत्तराखंड को कंट्री का लार्जेस्ट एरोमेटिक गार्डन जो है वो मिला था। अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उत्तराखंड पहली ऐसी बनी है स्टेट जिसमें लार्जेस्ट एरोमेटिक गार्डन है इस समय। अब उसका नाम क्या है? उसका नाम था सोराबी वाटिका। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये भी एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ सकता है। इंडिया का लार्जेस्ट एरोमेटिक गार्डन का नाम क्या है? इंडिया का लार्जेस्ट एरोमेटिक गार्डन का नाम है सोराबी वाटिका। कहाँ पे है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। द गार्डन हैज 140 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एरोमेटिक स्पीशीज फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। तो लार्जेस्ट अगर पूछा जाए कि कहाँ पे है एरोमेटिक गार्डन, उत्तराखंड की 2 कैपिटल्स हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है लेकिन एग्जाम में आ सकता है। एक तो देहरादून आप लोगों को पता होगा, और एक अभी थोड़ी टाइम पहले बनाई गई है गैरसेन, तो ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, एनटीसीए ने अभी हाल ही में अप्रूव करी है नई टाइगर रिजर्व। कहाँ पे? अब देखो 2 चीजें हैं यहाँ पे, या तो एग्जामिनर पूछ सकता है छत्तीसगढ़ में टोटल कितनी टाइगर रिजर्व है, तो उसका आंसर है 4। लेटेस्ट जो ऐड की गई है उसका नाम क्या है? जो अभी रिसेंटली ऐड की गई है उसका नाम है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। अब यहाँ पे क्या है, अब एक चीज आपको यहाँ पे समझनी होगी। देखो एग्जामिनर डायरेक्ट नहीं है कि आपसे यही क्वेश्चन भी पूछेगा। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है बताओ गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ पे है, या फिर तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है। सीधा क्वेश्चन आएगा स्टैटिक जीके की फॉर्म में, तो याद रखना ये है छत्तीसगढ़ में। जो न्यूज में होता है वही स्टैटिक जीके की फॉर्म में एग्जामिनर पूछता है। तो जो आप लोग इतने टाइगर रिजर्व याद कर रहे हो कि ये टाइगर रिजर्व कहाँ पे, ये कहाँ पे, तो इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखना, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब अगर आपसे पूछा जाए इंडिया का हाईएस्ट हर्बल पार्क कहाँ पे है, ये भी अभी पिछले साल हुआ है इनॉग्रेट, ये भी आपको याद रखना है। इंडिया का हाईएस्ट हर्बल पार्क जो है वो कहाँ पे है? अगस्त 21 2021 में ये इनॉग्रेट किया गया है। ये है माना विलेज में, जो कि इंडो चाइना बॉर्डर के करीब है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। किस डिस्ट्रिक्ट में है? अगर ज्यादा डिफिकल्ट एग्जामिनर करेगा तो एग्जैक्ट लोकेशन पूछेगा, ये है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, आई होप यहां तक आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। अब एक चीज और आपको यहाँ पे याद रखनी है। पहली चीज क्या है यहाँ पे जो आपको याद रखना है, इंडिया का पहला एरोमेटिक जो लार्जेस्ट एरोमेटिक गार्डन है वो भी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और इंडिया का जो हाईएस्ट हर्बल पार्क है वो भी कहाँ पे है? वो भी आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करते हैं। जियो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया जो है ये लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अब ये याद रखना, जो जियो स्पेशल मैप है इंडिया का लॉन्च किया गया है, ये किया गया है, डेवलप किया गया है नीति आयोग के द्वारा। साथ में किसके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन करी है? नीति आयोग ने कोलैबोरेशन करी है इसरो के साथ। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जियो स्पेशल एनर्जी मैप जो है
ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था। एग्जैक्ट डेट आपको याद नहीं रखनी कि कब किया गया है, किस डेट को किया गया है, ये सब याद नहीं रखनी आपको। आपको बस ये याद रखना है कि किसने कोलैबोरेशन के साथ इसको लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च किया गया है नीति आयोग और इसरो के साथ। अगर पूछा जाए नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है, तो नीति आयोग का चेयरमैन हमेशा जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो होंगे। इस समय कौन है, इस समय है नरेंद्र मोदी। तो इस समय इसके जो चेयरमैन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है इसरो के नेक्स्ट कौन होंगे हेड। ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। नेक्स्ट पे आते हैं, बीएचईएल ने क्या किया है, इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट जो है इसको लॉन्च किया है। इसको कमीशन करा है किसने, कहां पे? दो चीजें आपसे डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं। किसने किया है, तो वो किया है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने। कहां पे किया है, तो ये किया है आपका आंध्र प्रदेश में। पहला पॉइंट याद रखना, अगर एग्जैक्ट लोकेशन बस एक बार देख लेना, मुश्किल है कि एग्जैक्ट लोकेशन पूछी जाएगी, बट आपको स्टेट और जिसने लॉन्च किया है उसके बारे में चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सी ऐसी पहली एशियन कंट्री बनी है जिसने लॉन्च किया है इंडिया प्लास्टिक पैक्ट को? तो ये जो पहला एक ऐसा प्लास्टिक पैक्ट है जो लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? ये किया गया है इंडिया के द्वारा। ठीक है, इंडिया पहली कंट्री बनी है, पहली एशियन कंट्री है ऐसा जो कि इस तरीके का पैक्ट लेके आई है, जिसको CII ने भी कर दिया है इन 16 सस्टेनेबिलिटी समिट में अप्रूव। तो ये पहला पॉइंट याद रखना। और इसी के साथ इंडिया जो है जॉइंट इनिशिएटिव जो था ये CII का और किस अगर इंटरनेशनल बॉडी का है ये CII के साथ, ये किस इंटरनेशनल बॉडी का है, तो वो है आपकी WWF इंडिया। अब WWF यहाँ पे रेसलिंग वाला नहीं है, ये है आपका वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये जो इसकी इंडिया की बॉडी है, उसके साथ इन्होंने ये पैक्ट जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, ताकि जो एक आपको अभी मैंने बताया कि क्या होगा, जितना भी प्लास्टिक आता है उतना ही रिसाइकिल हो, जिसके लिए पहली कंपनी जो मैंने अभी बताई कौन सी है जिसने 100% किया है, तो वो है डाबर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट पे आते हैं, 14 इंडिया के टाइगर रिजर्व जो है उनको ग्लोबल CATS रिकॉग्नाइजेशन मिली है फॉर गुड टाइगर कंजर्वेशन। अब ये 14 के नाम आपको याद रखने जरूरी नहीं है, बट मैंने आपको क्या चीज बताई, जो चीजें आपकी करंट इवेंट्स में होती हैं वही चीज आपकी क्या हो जाती है, वही आपकी स्टैटिक जीके की फॉर्म में पूछी जाती है। अब जैसे आप सारे टाइगर रिजर्व याद कर रहे हो, तो सारे याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस इन 14 को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। हो सकता है एग्जामिनर ये चीज पूछे कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो वो कर्नाटका में है। परम्बिकुलम कहाँ पे है, तो केरला में है। तो इनको एक बार आप लोग गो थ्रू कर लेना। ये किया कब गया था, ये भी आप याद रखना। ये किया गया था इंटरनेशनल टाइगर डे के दिन। तो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर जो है इस समय हमारे। अब यहाँ पे एक और चीज याद रखना, ये जो इन मिनिस्ट्रीज के मिनिस्टर्स होते हैं ना, इनके नाम भी याद रखना। और हाल ही में ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अभी रीशफल हुआ था सितंबर में, ये उसके बाद बनाए गए हैं। तो अगर एग्जामिनर पूछता है कि इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर कौन है, तो वो है भूपेंद्र यादव। इन्होंने अनाउंस किया था कि 14 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं इंडिया के जिनको ग्लोबल कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड जो है उसमें ऐड किया गया है। तो अगर एग्जामिनर पूछता है कि आज की डेट में हमारे पास कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, तो वो है 51, जिसमें से यहाँ पे 14 जो हैं जिनको भी हाल ही में ऐड किया गया है CATS रिकॉग्नाइजेशन में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं अब हम लोग। इंडिया का पहला फ्लोटिंग LNG स्टोरेज जो रीगैसिफिकेशन यूनिट है, ये कहाँ पे बनाया गया है? इंडिया का पहला फ्लोटिंग LNG स्टोरेज जो रीगैसिफिकेशन यूनिट है, ये कहाँ पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में इसको बनाया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ एक और चीज़ है, इंडिया का अभी तक मैंने आपको उत्तराखंड की दो चीज़ें बताई। एक मैंने आपको बताया क्या बना है यहाँ पे, लार्जेस्ट एरोमेटिक गार्डन। ठीक है, पहला मैंने आपको ये बताया कि क्या बना है यहाँ पे, उत्तराखंड को लार्जेस्ट एरोमेटिक गार्डन मिला है। और उसके साथ हम लोगों ने एक और चीज़ देखी थी अभी हाल ही में, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, इंडिया का हाईएस्ट हर्बल पार्क जो है वो कहाँ पे था? इंडिया का हाईएस्ट हर्बल पार्क भी आपका कहाँ पे है? उत्तराखंड में। एक और चीज़ उत्तराखंड के साथ याद रख लेना, उत्तराखंड में अभी हाल ही में आप लोगों को जो पहला, अगर मैं बात करूं, इंडिया का फर्स्ट क्रिप्टो
गेमिक गार्डन, ये भी आपका देहरादून में ही जो है वो लॉन्च किया गया है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं पेपर में, एग्जामिनर डायरेक्ट बनाएगा, आप जितना मर्जी इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ लो, अगर क्वेश्चन जर्नल इश्यूज लिखा है साथ में तो हो सकता है करंट इवेंट से पूछा जाए। तो ये चीजें आपको नोट डाउन करनी है और याद रखनी है। क्रिप्टो गेमिक अगर पूछा जाए, इसी के साथ साथ यहाँ पे जो चीज मैंने आपको भी बताई है किसके बारे में, एलएनजी जो प्लांट है, ये स्टोरेज रीगैसिफिकेशन है, ये कहाँ पे मिला है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आप लोग देख सकते हैं ये पहला फ्लोटिंग एलएनजी। नेक्स्ट पे अगर हम बात करते हैं, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, अभी हाल ही में हाई एमिशन कोलिशन जो है इसको ज्वाइन किया है इंडिया ने, 7 अक्टूबर को किया था, ऑफिशियली ज्वाइन किया था HAC को, यानी कि हाई एम्बिशन कोलिशन को, फॉर नेचर एंड पीपल इन इज एन intergovernmental group for 70 nations and co-chaired by Costa Rica, France and the United Kingdom as the ocean co-chair। अब यहाँ पे चीज़ें आपको सिर्फ इतनी याद रखनी है कि किसने, अभी हाल ही में पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने रिसेंटली ज्वाइन किया है हाई एम्बिशन कोलिशन को, तो ये किया गया है इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन पिछले 2 साल से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, 2-3 साल से, और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी इस पे बनते हैं। डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि किस चीज़ को मिलता है। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन उन बीचेस को मिलता है जो कि ग्लोबली यानी कि वर्ल्ड वाइड अगर एक स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं जो उनको मैच करते हैं बीचेस, उनको ये सर्टिफिकेशन मिलती है। इंपॉर्टेंट क्यों है, इससे टूरिज्म बढ़ता है और ये चीज़ें मिलना बहुत अच्छी होती है किसी भी बीच के लिए। हाल ही में 2 नए इंडिया बीच के बीचेस ऐसे हैं जिसको ये सर्टिफिकेशन मिली है। अब टोटल अगर एग्जामिनर पूछेगा कितने ऐसे बीचेस हैं जिनके पास ये सर्टिफिकेशन है इंडिया की, तो अभी आज की डेट में करंटली इंडिया के पास हैं 10 ऐसे बीचेस जिनके पास ये सर्टिफिकेशन है। याद रखना वो 2 जो अभी हाल ही में ऐड हुए हैं, इनमें से एक है कोवलम बीच जो कि तमिलनाडु में है, और दूसरा है आपका ईडन बीच जो आपका पुडुचेरी में है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर फिर क्वेश्चन किस तरीके से बना सकता है, जरूरी नहीं है आपसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन पर पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कोवलम बीच इंडिया का अभी हाल ही में न्यूज में था, किस स्टेट में ये आपको देखने को मिलेगा, तो याद रखना ये है तमिलनाडु में। और अगर पूछेगा ईडन बीच कहाँ पे है, तो ईडन बीच भी आपको कहाँ देखने को मिलता है, वो मिलता है आपको पुडुचेरी में। यही 2 आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाएगा टोटल कितने हैं जिनको मिला है, तो वो हैं 10। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, अभी हम लोगों ने बात की ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की, वैसे ही एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है जिसे हम कहते हैं रामसर साइट। ठीक है, रामसर साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल कितनी है इंडिया में, टोटल इंडिया में है अब 49। पहले हम लोग पढ़ते थे 46, हम लोगों ने जब पढ़ाना शुरू किया था 46 पढ़ाई थी। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद अभी हाल ही में थोड़ी सी ऐड होना शुरू हुई है। अभी मैं आपको बताता हूं 47th कौन सी बनी थी। 47th बनी थी यहां पे हैदरपुर वेटलैंड। कहां पे है ये हैदरपुर वेटलैंड, कहां पे है, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश पे। अब आपको ये भी याद रखना है, जरूरी नहीं है एग्जामिनर आपसे रामसर साइट से पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है हैदरपुर वेटलैंड कहां पे है, तो हैदरपुर वेटलैंड है आपका कहां पे, ये है आपका उत्तर प्रदेश में। इससे पहले 43 थी बेसिकली अगर हम बात करें, उसके बाद 4 और ऐड हुई थी यहाँ पे। चारों के नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि जब हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया था तब 43 थी, फिर 4 ऐड हुई थी, फिर और इस तरीके से बढ़ती गई थी। यहाँ पे जो अभी रिसेंटली 2 ऐड हुई हैं, आपको उनके नाम भी याद रखने हैं। 47 के बाद 2 और ऐड की गई हैं, अब वो 2 कौन सी हैं वो भी आपको याद रखने हैं, 48 और 49। इनके नाम क्या है ये पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। सबसे पहला है आपका खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहां पे है, गुजरात में। और दूसरा है आपका बाखीरा। बाखीरा कहां पे है, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये चीजें याद रखनी है। एग्जामिनर डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस बनाता है, आप लोगों से पूछेगा, जरूरी नहीं है आपसे ये पूछेगा। ये पेपर में यूपीएससी में भी आया था रामसर साइट के ऊपर क्वेश्चन, उसके बाद ये चीजें चेंज हुई है। और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि एक तो हैदरपुर, क्योंकि ये इनसे पहले अभी रिसेंटली ऐड हुई थी, और उसके बाद ये 2 और ऐड हुई है, तो याद रखना। खिजाड़िया कहाँ पे है, गुजरात में है। बखारिया कहाँ पे है, तो ये है यूपी में। और हैदरपुर वेटलैंड भी आपको याद रखना है, ये कहाँ पे है, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में। ये जो
अभी मैं आपको लेक्चर करवा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन इसी पे बनेगा, क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है जर्नल इश्यूज रिलेटेड टू जेकेपीएसआई की भी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और हो सकता है जो आपके करंट इवेंट्स है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में, उसमें भी क्वेश्चन यहाँ पे। और आप लोगों को पता है कि हम लोग अगर ये चीज़ें लेके आते हैं तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी हम लोग करवाते हैं। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें, कुछ इंटरनेशनल समिट्स भी हुई हैं, कुछ इंटरनेशनल चीज़ें भी यहाँ पे हुई हैं जो आपको याद रखनी है। इससे पहले एक और चीज़ मैं आपको जाने से पहले ये इंडिया का नेशनल खत्म करने से पहले एक और बता देता हूँ। अभी हाल ही में ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट एक बनाया गया है। देखो सोलर एनर्जी, ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको पहले कहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे बनाया गया है? ये बनाया गया है सिक्किम में। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये बनाया किसने है? ये बनाया गया है इंडिया आर्मी ने। इंडियन आर्मी ने इसको बनाया है, तो ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इंडियन जितनी चीज़ें थी वो मैंने आपको करवा दी। लास्ट में एक रिवीजन क्लास में आपको भी आज ही दूंगा इस लेक्चर के एंड में। अब पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या चीज़ें हुई है। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसका क्वेश्चन पेपर में जेकेएसएसबी ने भी पूछा था। तो यहाँ पे अब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या क्वेश्चन पेपर पे बन रहे हैं। 2021 की यूनाइटेड नेशन जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई है, ये कहाँ पे कंडक्ट करवाई गई है? पहले तो ये याद रखना, ये करवाई गई है ग्लासगो स्कॉटलैंड में। जो मैंने आपको भी हाल ही में जितनी भी समिट्स हुई हैं उस पर भी ये चीज़ें करवाई है। आप लोग वो लेक्चर दे सकते हैं जिसमें जितनी भी 2021 की इंपॉर्टेंट समिट या कॉन्फ्रेंसेस थी वो मैंने करवा दी है। तो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई है। किसकी प्रेसिडेंसी के अंडर हुई है? तो वो हुई है आलोक शर्मा की। ये नहीं पूछा जाएगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। COP26 की बात की जाए, अब बात की जाए यहाँ पे COP26 की, एग्जामिनर पूछ सकता है COP26 कहाँ हुआ था, या COP27 कहाँ हुआ था, COP28 कहाँ पे होगा। तो ये भी अब आपको याद रखना है, ठीक है। COP26 कहाँ पे हुआ था? पहली चीज आपको ये भी याद रखनी है, COP26 आपकी हुई है कहाँ पे? ग्लासगो में। COP26 ग्लासगो में कहाँ पे हुई है? ग्लासगो कहाँ पे है? यूनाइटेड किंगडम में। COP27 अगर पूछा जाए कहाँ पे है? COP27 कहाँ पे होगा? COP27 आपका होगा इजिप्ट में, ठीक है। और COP28 कहाँ पे होगा? COP28 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि COP28 के लिए अभी से यूएई ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। COP28 में जो यूएई ने कहा है कि वो पहली लॉन्च करेंगे स्काई जेट करके अपनी जो इन्होंने कभी हाल ही में बनाई है, द जेट नाम रखा है उसका। अभी हाल ही में इन्होंने लॉन्च किया है दुबई में, कहा है कि COP28 में उसका होगा। मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, मैं आपको वो चलो थोड़ी देर तक बता दूंगा। द जेट है शायद से नाम, जेट स्काई है, तो वो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा जैसे मुझे याद आएगा। बट हाल ही में हुआ है, तो ये याद रखना COP28 होगा कहाँ पे? तो ये यूएई में होगा, ठीक है। इसके लिए तैयारी अभी से शुरू कर दी है दुबई ने। तो नेक्स्ट पे अगर हम बात करते हैं, अभी हाल ही में आइसलैंड को क्या मिला है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड। इन्होंने बनाया है वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट टू कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। तो किसने किया है ये अब क्या करेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली कर सकता है कैप्चर हवा से, और उसको अंडरग्राउंड डिपॉजिट कर सकता है। तो ऑपरेशन इन्होंने 8 सितंबर से शुरू किया है। एग्जामिनर पूछेगा कि किस कंट्री ने किया है, तो इसका आंसर होगा आइसलैंड। नेक्स्ट पे आते हैं, चाइना ने स्टार्ट करा है ऑपरेटिंग वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। अब सेकेंड लार्जेस्ट अगर हम बात करें, तो सेकेंड लार्जेस्ट जो अभी हाइड्रो पावर डैम है, ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? इसका नाम है बेहतन हाइड्रो पावर स्टेशन। और अगर हम बात करें लार्जेस्ट कहाँ पे है, तो वो भी आपका चाइना में ही है। तो ये भी चीज़ याद रखना, अगर एग्जामिनर पूछेगा दुनिया का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट डैम कहाँ पे है, हाइड्रो पावर डैम, तो वो भी चाइना में है। सेकेंड लार्जेस्ट भी चाइना में है। तो साइंस एंड टेक में इन चीज़ों में चाइना वैसे भी बहुत तरक्की कर चुका है। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं, 4th इंटरनेशनल सोलर अलायंस जनरल असेंबली हुई है। ये जो है अभी हाल ही में कंडक्ट करवाई गई थी, अक्टूबर में वर्चुअली ही करवाई गई है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आपको बताना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ ताकि आप लोग एक बार गूगल सर्च करें और ये चीज़ आपके दिमाग में रह जाए। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका आ जाता है कहीं ना कहीं वर्ल्ड ज्योग्राफी में।
नेपाल और चाइना ने अनाउंस किया है कि इन्होंने माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है उसको रिवाइज करा है। तो आज की डेट में माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है, तो वो है 8848.86। ये रिसेंटली इसको किया गया है। जो प्रीवियस इसकी अगर हम बात करें उससे 86 सेंटीमीटर ज़्यादा कही गई है। लास्ट टाइम ये इंडिया ने किया था 1954। बहुत सारी बुक्स में ये चेंज पुराना वाला ही डेटा चल रहा है, लेकिन नेपाल और चाइना ने इसको रिवाइज किया था, तो ये याद रखना, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है। और ये 2020 का है, इसीलिए यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया ताकि अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। और इसी के साथ बात करते हैं, कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं लास्ट ईयर, जिसमें यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट आई है जिसका नाम है इमिशन गैस गैप रिपोर्ट। इसकी अगर हम बात करें, इस रिपोर्ट का टाइटल क्या था, द हीट इज ऑन। तो ये भी याद रखना। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से एग्जामिनर फ्रेम करता है, एग्जामिनर पूछेगा कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई है द हीट इज ऑन, तो ये किसने दी है, ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने दी है, तो ये दी है यूएनईपी ने। अब आपके पेपर में है एक टॉपिक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपका एसआई फाइनेंस में है, तो वहां पे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। यूएनईपी पे जो करंट अफेयर्स है वो यहाँ पे पूछा जा सकता है। अभी तक जेकेएसएसबी इस लेवल पे गया नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली वो जा सकता है। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है, कि ये कहा गया है जो 2030 से है, द रिपोर्ट स्टेट दैट new climate pledges for 2030 have only limited impact on global emission, resulting reduction of projected 2030 emission by only 7.5%. अब ये चीज यहाँ पे कही गई है, ग्लोबल वार्मिंग बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी इज एक्सपेक्टेड टू बी 2.7 डिग्री सेल्सियस। और 2030 तक ये कहा गया है। जो बेसिकली यहाँ पे मेन पॉइंट ये कहा गया है कि जो 2030 में काफ़ी सारी आप लोगों ने देखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को या फिर अपने अपने एंड से काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने ये कहा है कि हम यहाँ तक ये चीज़ें कर देंगे, नेट ज़ीरो कमीशन कर देंगे। बहुत सारी इस अलग अलग तरीके से चीज़ें जो है वो रखी गई हैं, बट ओवरऑल अगर बात की जाए तो इन्होंने कहा है कि यहाँ पे लिमिटेड इम्पैक्ट ही देखने को मिलेगा ग्लोबल इमिशंस में यहाँ पे। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स भी अभी हाल ही में आया था, जिसको दिया किसने है, ये दिया है जर्मन वॉच ने, एक एनजीओ बेस्ड कंपनी है जर्मनी की। इन्होंने दिया था। इस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या था 2021 में, तो इसमें इंडिया का रैंक था 7th पोजीशन अमंग द कंट्रीज दैट आर मोर इफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। तो ये जो है ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स ये दिया गया था 2021 की। अगर हम बात करें इसमें इंडिया का रैंक क्या था, इसमें इंडिया का रैंक था 7th। तो ये आपको याद रखना है, पहला पॉइंट। और अगर हम बात करें यहाँ पे 2022 की, तो शायद से इसका इंडेक्स अभी आया नहीं है। 2021 का आपके सामने है। जब 2022 का मैं आपको बता दूंगा। अब जो साइक्लोन फैनी आया था उसको एक्सट्रीमली सेवियर कहा गया है। अब यहाँ पे डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जो फैनी आया था ये इंडिया और बांग्लादेश में 28 मिलियन लोगों को अफेक्ट करा था ये जब आया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि इसका नाम किसने दिया था, किसने इसका नाम रिकमेंड किया था। तो इसका नाम, क्योंकि जो साइक्लोन्स आते हैं इसके नाम पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बांग्लादेश ने रिकमेंड किया था। जो शाम का फन होता है ना, अगर आपने देखा हो कभी, तो जो शाम का फन बनता है, अगर गलत बना दिया तो सॉरी, बट आई होप आप समझ गए, उसी के रिलेटेड इसका नाम फेनी रखा गया था। तो ये चीज़ याद रखना, एग्जामिनर इन तरीके से क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। तो ये थे जितने भी जर्नल इश्यूज थे जो करंट इवेंट से क्वेश्चन बन सकते थे। अपने एंड से मैंने पूरी कोशिश की है, फिर वो रामसर साइट्स हो, बायोडाइवर्सिटीज हो, IUCN के द्वारा रिसेंटली टाइगर रिजर्व, जितने क्वेश्चन इस टॉपिक पे बन सकते थे मैक्सिमम मैंने सारे कवर कर दिए। अगर कोई एक आधा रह जाएगा उसको मैं MCQ सीरीज में कवर करवा दूंगा। तो यही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि देखो हमारा सिलेबस, मैं आपको खुद कहता हूँ हमारा सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऐड ऑन करते चलते हैं। और ये मैं मान के चलता हूँ कि कभी भी आप लोग किसी भी टॉपिक पे पूरी मास्टरी नहीं कर सकते। आप लोगों के, अगर आप लोग ये चीज़ मान के चलेंगे कि हाँ अभी हमारा ये चीज़ें हम सीख सकते हैं, तो आप बहुत चीज़ें ग्रो करोगे और इम्प्रूव करोगे। अगर आप लोग मान के चलोगे यार मेरा ये बेस्ट है, ये तो मेरा खत्म है, चीज़ें ख़त्म नहीं होती। चीज़ें आप लोग इम्प्रूव करने का जब तक अपने अंदर भी चीज़ें रखेंगे, हाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप इम्प्रूव करते जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको मुझे लगता है कि फाइनेंस में भी देखने को मिल सकते हैं पेपर में।
तो आप लोग इसको लेक्चर को थोड़ा सा देख लेना। जेकेपीएसआई के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन है जर्नल इश्यूज। तो ये जर्नल इश्यूज थे, ये सब चीज़ें थी। हाँ, अब जाने से पहले थोड़ा सा टाइम मैं आपका यहाँ पे लूँगा। मॉक टेस्ट शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से होगा। आज आपको टेस्ट मिल जाएगा, या शायद अभी तक मिल गया होगा, अपलोड हो गया होगा हमारी ऐप पे। 3rd टेस्ट, 9 टेस्ट, 4 टेस्ट, उसके बाद 10th टेस्ट और 5th टेस्ट। ये जो 9th और 10th है ये ऑलिव बोर्ड के हैं, ये हम लोग देंगे। और ये जो 3 टेस्ट हैं ये आपके ट्रिपल एस की ऐप पे होंगे, ये हम लोग देंगे। मैं आपको एक प्रॉपर स्केड्यूल बता दूंगा 6 मार्च से पहले कब तक हम देंगे, और कोशिश करेंगे कि 3 मार्च के बाद हम लोग कोई टेस्ट नहीं देंगे। हम लोग उसके बाद सिर्फ रिलैक्स करेंगे, आराम से बैठेंगे 2-3 दिन, सारे रिवाइज कैसे करना है एक बार नज़र लगाएंगे सब चीज़ों को कि क्या क्या रह गया है। तो जो रह गया होगा उसको अब साइड पे रख देंगे और फिर एग्जाम दे के आएंगे। वो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा जब हम लोग सेकंड मॉक टेस्ट का एनालिसिस लाएंगे ट्रिपल एस का उसके साथ। तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग जम्मू से हैं, आप लोग आ सकते हैं हमारी लाइब्रेरी में। जल्दी ही हमारी दूसरी ब्रांच भी ओपन होने वाली है, मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे। और जो बच्चे जेकेपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, हार्ड नोट्स की जो मांग कर रहे थे, आप लोगों के लिए हार्ड कॉपी ऑलिव बोर्ड की ऐप पे अमेजोन से आप लोग इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने घर पे मंगवा सकते हैं, या फिर आप लोगों को ये ऐप पे भी सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और हम लोगों को रिजल्ट के बाद गुड न्यूज़ देना कि आप लोगों की सिलेक्शन हो गई है। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आते हैं, इसको लाइक करिएगा। आपकी वजह से हम लोग 190 के सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं। इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से प्यार देते रहे, हम लोग मेहनत करते रहेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, टेक केयर।